हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। फ्रेंड्स, आज हम अपने अगले वीडियो के साथ आए हैं जो कि डील करता है ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग से। ओके, ऑर्डर 6 डील्स विद प्लीडिंग्स जनरली। नाउ ये जो ऑर्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर चाहे आप अपने कॉलेज का एग्जाम दीजिए या फिर आप किसी जुडिशरी का एग्जाम दीजिए या फिर आप अभी जैसे कि जेएलओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके सीपीसी में भी पूछा जाएगा एज वेल एज आपके प्लीडिंग के सिलेबस में भी पूछा जाएगा। ओके, इन जेएलओ ये दो पेपर कवर करेगा, आपका सीपीसी एज वेल एज प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर है ये दोनों के अंदर पूछा जाएगा। तो आज हम बात करते हैं इस ऑर्डर से क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ऑर्डर 6 से, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, कुछ भी चीज़ स्किप मत करना, आपके काफ़ी 4 से 5 नंबर कवर कर देगा ये वीडियो। ओके, 4 से 5 नंबर सिर्फ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो वो आपका श्योर हो जाएगा, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स कवर करेगा, आपका सीपीसी एज वेल एज प्लीडिंग। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो प्लीज़ आप एंड तक इसको पूरा देखना। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लीडिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि प्लीडिंग जो है वो कौन से ऑर्डर के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लीडिंग ऑर्डर 6 के अंदर दे रखा है। नाउ प्लीडिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट्स। ओके, प्लीडिंग जनरली 2 टाइप की होती है, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लीडिंग जो है वो 6 में दे रखा है। ओके, जो बेसिक्स है प्लीडिंग्स के वो ऑर्डर 6 में दे रखा है। फिर प्लेंट क्या दे रखा है, ये ऑर्डर 7 में दे रखा है, एंड रिटन स्टेटमेंट आपका ऑर्डर 8 में दे रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये तीनों का डिफरेंस ध्यान रखना होगा कि 6 में प्लीडिंग है, 7 में प्लेंट है एंड 8 में रिटन स्टेटमेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि प्लीडिंग कौन से ऑर्डर के अंदर डिफाइन है। तो प्लीडिंग है ऑर्डर 6 के अंदर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि प्लीडिंग अपने आप में क्या कंटेन करता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग। तो उसमें होगा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि प्लीडिंग क्या होता है, प्लेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट होता है, या प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी चांसेस है यहाँ से आने का, तो आप ध्यान रखना प्लीडिंग होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। आप एग्जाम में एंड रिटन स्टेटमेंट मत करके आ जाना, वहाँ होगा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, राइट। तो वहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन आ सकता है कि लाइक दिस ए बी सी डी। ओके, ए आएगा प्लेंट, बी आ जाएगा आपका रिटन स्टेटमेंट, सी आ जाएगा ए एंड बी बोथ। ओके, एंड डी आ जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली लोग क्या होता है ना, सी सेलेक्ट करके आ जाएंगे, ए एंड बी बोथ, प्लेंट भी आता है रिटन स्टेटमेंट भी आता है। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ए एंड बी नहीं होगा, ये ए और बी होगा। ओके, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो ये आप चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना और इसको गलत मत करके आना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें आप स्कोर कर लेंगे आराम से। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 2 से। ओके, रूल 2 क्या बताता है, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। तो यहाँ से आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि प्लीडिंग में क्या होना चाहिए, क्या आपको प्लीडिंग में फैक्ट्स एंड एविडेंस दोनों बताने हैं, या फिर सिर्फ फैक्ट्स बताना है, या फिर सिर्फ एविडेंस बताना है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लीडिंग जो होगी उसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं, नॉट एविडेंस। प्लीडिंग में कभी भी एविडेंस हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं। हमारा केस का फैक्ट क्या है, हमने वो जो सूट इंस्टीट्यूट किया है वो किस फैक्ट के ऊपर किया है, प्लीडिंग में हम सिर्फ वही स्टेट करेंगे, ओनली मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। ओके, यहाँ से आपका बनता है थर्ड क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में पढ़ते एक बारी। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट एंड ऑन विच द पार्टी इन प्लीडिंग relies for his claim or defense as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved। आपको कौन सा एविडेंस नहीं देना है, not the evidence by which they are to be proved। जिस एविडेंस से आप अपने फैक्ट्स प्रूव करने वाले हैं वो एविडेंस आपको स्टेट नहीं करना है। प्लीडिंग में आपको क्या स्टेट करना है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स।
ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पे दो टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं कि प्लीडिंग क्या स्टेट करेगा, फैक्ट्स करेगा, एविडेंस करेगा, मटेरियल फैक्ट करेगा, ओके, या फिर फैक्ट और एविडेंस बोथ। ये चार ऑप्शंस आ सकते हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में फैक्ट चूज करके आ जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्ट नहीं, मटेरियल फैक्ट। ओके, प्लीडिंग शैल स्टेट ओनली मटेरियल फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्स, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph. ओके, यहाँ से ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट आ जाता है, डेट सम एंड नंबर शैल बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो यहाँ से भी इतना कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। आपका जो रूल 2 है उसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि प्लीडिंग में क्या स्टेट होगा। ओके, मटीरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूल 3 पे। रूल 3 क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th बनता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि प्लीडिंग का जो फॉर्म है वो कौन सा है। ओके, तो प्लीडिंग का फॉर्म है अपेंडिक्स ए। ये आप अच्छे से याद कर लेना कि प्लीडिंग का जो फॉर्म है वो है अपेंडिक्स ए। Now, when applicable and when they are not applicable, forms of the like character as nearly as may be shall be used for the pleading. Next question आपका यहाँ से बनता है कि जब अपेंडिक्स ए अवेलेबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है, when they are not applicable, तब कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो फॉर्म ऑफ लाइक कैरेक्टर। ओके, इसी कैरेक्टर के सेम कोई दूसरा फॉर्म जो है वो यूज होगा। एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज फॉर ऑल द प्लीडिंग्स। तो जब अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल है तब तो वही फॉर्म होगा, और जब वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लाइक कैरेक्टर का जो भी फॉर्म होगा वो वाला अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, particulars to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies, okay, party pleading relies or any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as the forms aforesaid, particulars with date and item if necessary shall be stated in pleading. तो ये कह रहा है कि जब भी नेसेसरी है आप प्लीडिंग्स में पर्टिकुलर्स भी स्टेट कीजिए। कौन से पर्टिकुलर्स, अगर आपके साथ कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, कोई डिफॉल्ट है या इन्फ्लुएंस है आप, ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या कोई पर्टिकुलर सूट है वो आपने इन सब से रेमेडी के लिए लिया है, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे स्टेट करनी होगी अपनी प्लीडिंग में। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अंडू इन्फ्लुएंस, ये भी आपको अपनी प्लीडिंग में स्टेट करने होंगे अगर आपका जो सूट है वो इससे रेमेडी के लिए है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, विद डेट्स एंड आइटम्स इफ नेसेसरी। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, अगर वो डेट नेसेसरी है तो आपको वो डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कोई आइटम जिसके साथ ये एक्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो आपको वो चीज़ भी मेंशन करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपील्ड। रूल 5 जो है वो हमारा रिपील हो चुका है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा रूल 6 से। रूल 6 क्या बताता है कि एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस मे बी। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाई इट इज यूज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लीडिंग सिर्फ प्लेंटिफ क्यों नहीं देता, प्लीडिंग प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों कैसे देंगे, तो वो दोनों ऐसे देंगे क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था प्लीडिंग क्या होता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट कौन फाइल करता है, प्लेंट करता है प्लेंटिफ, एंड रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होगा वो दोनों अपनी प्लीडिंग में बताएंगे अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है जो कि नेसेसरी है वहाँ पे मेंशन करनी। ओके, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी सूट है वो इसके लिए है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फुलफिल नहीं करी है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने, तो वो भी वहाँ पे स्टेट की जाएगी इन प्लीडिंग। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्चर। तो नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके ये आपके आरजेएस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये रूल 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि एक बार ये आपने कोई भी प्लीडिंग दे दी, कोर्ट में फाइल कर दी अपनी प्लीडिंग, तो जब तक कि आप उसमें अमेंडमेंट ना करें, ओके, विदाउट एनी अमेंडमेंट आप उसमें कोई भी नया ग्राउंड रेज नहीं कर सकते। एक बार आपने अपनी प्लीडिंग फाइल कर दी तो बिना अमेंडमेंट किए आप कोई भी, यू कैन नॉट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस वन। ओके, आपकी जो प्रीवियस प्लीडिंग है उससे इनकंसिस्टेंट आप कुछ भी नया ग्राउंड रेज नहीं कर सकते, या कोई भी नया एलिगेशन आप नहीं लगा सकते जो कि अपनी प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट है। तो ये रूल 7 जो है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना अबाउट डिपार्चर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 8 पे। रूल 8 बात करता है अबाउट डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या कहता है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एलिज्ड इन एनी प्लीडिंग, अ बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द ऑपोजिट पार्टी shall be construed only as denial in fact of the express contract and not the denial of legality or sufficiency in law of such contract। ओके, तो ये क्या कहता है कि जब भी एक पार्टी है या जो अपोजिट पार्टी है वो अपनी प्लीडिंग में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिनाई कर रहा है, ठीक है, तो वो डिनाई किसको करेगा, वो सिर्फ फैक्ट को डिनाई करेगा, वो उसकी लीगैलिटी को डिनाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उस फैक्ट को डिनाई कर रहा है। Okay, denial of contract by opposite party shall be construed as denial of fact only and not of the legality of such contract। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकता है आपके सामने जेएलओ में कि अगर एक पार्टी है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रही है अपनी प्लीडिंग में, तो वो डिनाइल किसका होगा, वो फैक्ट का डिनाइल होगा या लॉ का डिनाइल होगा, या कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी या सफिशिएंसी किसका डिनाइल होगा वो। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो सिर्फ फैक्ट का डिनाइल है, नॉट द डिनाइल ऑफ लीगैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने रूल 9 के ऊपर, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड वेयर एवर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटीरियल। ओके, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect as briefly as possible without setting out the whole or any part unless the precise word of the document or any part are material। ये कह रहा है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट मटेरियल है, डॉक्यूमेंट का कोई कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत मटेरियल है, वो आपको स्टेट करना होगा, तो उसमें आप जितना ब्रीफली पॉसिबल है ना, एज ब्रीफली एज पॉसिबल उसको आप स्टेट कर दो। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसको डिटेल में या बल्क में आप पूरा कुछ लिख दीजिए, जितना मटेरियल पार्ट है, ओके, एनी मटेरियल पार्ट, उसको आप एज ब्रीफली एज पॉसिबल उसको स्टेट कीजिए, वहाँ पे वो सफिशिएंट होगा अपनी प्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मैलिस, नॉलेज एक्सेट्रा। तो वेयर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलिज मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ एनी पर्सन, इट शैल बी सफिशिएंट to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन का माइंड है जो कि फ्रॉडुलेंट है, या किसी ने मैलिस, नॉलेज या इंटेंशन से कोई काम किया है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ उसके माइंड की कंडीशन स्टेट करना सफिशिएंट है, आपको वो सारे फैक्ट नहीं बताने हैं। विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड, आपको वो सब नहीं बताना है कि ये नॉलेज मैलिस क्यों है, या ये रॉन्ग इंटेंशन क्यों है, ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन क्यों है, आपको वो सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि ये जो इसने पार्टी ने वर्क किया है ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया है, या फिर ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से हुआ है, तो वो सफिशिएंट है अपने आप में। आपको वो सर्कमस्टांसेस नहीं बतानी है कि वो फ्रॉडुलेंट कैसे है, वो सर्कमस्टांसेस आप कब बताओगे, वो जब कोर्ट में आप जाओगे तब ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स वो सर्कमस्टांसेस सामने आएगी। ओके, आपको अपनी प्लीडिंग में इतना नहीं लिखना है, प्लीडिंग में इतना लिखेंगे तो वो बहुत बल्क हो जाएगा आपका प्लीडिंग, तो उसको जितना ब्रीफली हो प्लीडिंग उतनी ज़्यादा बेटर रहती है, इसलिए आपको सिर्फ नॉलेज एंड इंटेंशन वहाँ पे लिखना है, नॉट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। ओके, कूल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11 पे, जो कि बात करता है नोटिस की। वेयर एवर इट इज मटीरियल टू एलिज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट, मैटर और थिंग। ओके, नोटिस किसका, कोई फैक्ट
matter या thing, then it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form or the precise term of such notice or circumstances from which such notice is to be inferred are material. अब क्या होता है, जैसे कि हमने CPC देखा है, उसमें 90 में सेक्शन 90 ऑफ CPC में हम एक नोटिस देते हैं गवर्नमेंट को, राइट? कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले उसको सेक्शन 90 का नोटिस देना होता है. तो ये वही बात कह रहा है कि जहाँ पे नोटिस देना ज़रूरी है, किसी पर्सन को किसी फैक्ट का नोटिस देना ज़रूरी है, तो वो सफिशिएंट होगा अपने आप में कि हमने उस चीज़ का नोटिस इसको दे दिया है, अनलेस कि वो कोर्ट ना बताए कि इसने नोटिस नहीं दिया है, तब तक वो उसको सफिशिएंट होगा नोटिस देना अपने आप में. नेक्स्ट आ जाता है 12, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन. यहाँ से ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको. Whenever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of letter or conversation or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letter, conversation or circumstances without setting them out in detail. तो ये कह रहा है कि अगर किसी लेटर, कॉन्वर्जेशन या अदरवाइज पता चलता है बाय नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी के बीच में, ओके, किसी के बीच में कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो आपको कैसे पता चल रहा है, किसी लेटर, कॉन्वर्सेशन या फिर सर्कमस्टांसेस से, तो वो उन सर्कमस्टांसेस को रेफर करना इज इनफ. आपको डिटेल में सब कुछ नहीं लिखना है, विदाउट सेटिंग देम इन डिटेल. अगर इससे पता चल रहा है लेटर, कॉन्वर्सेशन और सर्कमस्टांसेस से, तो आप सिर्फ वही बता दीजिए अपनी प्लीडिंग में, ओके. आपको डिटेल में सब कुछ देना जरूरी नहीं है. That's it. Next आ जाता है presumption of law. This is again very important. Rule 13. Okay, Rule 13 is again very important. That is presumption of law. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. Example, consideration for a bill of exchange where the material where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. तो presumption of law क्या बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो पार्टी के फेवर में है, ओके, कोई भी ऐसा लॉ जो पार्टी के फेवर में है, तो पार्टी को वो लॉ अपने वहां पे नहीं मेंशन करना है प्लीडिंग में, वो कोर्ट अपने आप ही प्रिज्यूम कर देगा. अगर कोई लॉ प्रिजम्पशन दे रहा है इन हिज फेवर, ओके, लॉ प्रिज्यूम्स इन हिज फेवर, पार्टी के फेवर में कर रहा है, तो वो चीज उसको अपनी प्लीडिंग में एलिज करने की जरूरत नहीं है, ओके. वो कोर्ट अपने आप प्रिज्यूम कर सकता है, आपको अपनी प्लीडिंग में नहीं लिखना है. जैसे कि लिमिटेशन, ओके, तो लिमिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमने पढ़ा है लिमिटेशन एक्ट में कि अगर जो डिफेंडेंट है वो नहीं भी लिखेगा तो भी कोर्ट बता देगा कि यस, लिमिटेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपका सूट फाइल नहीं होगा. तो वैसे कोई भी ऐसा जो लॉ है जो किसी पर्सन के फेवर में प्रिजम्पशन दे रहा है, तो वो उसको वहां पे नहीं भी लिखेगा तो वो सफिशिएंट है, वो कोर्ट अपने आप उसको कंसिडर कर लेगा. नेक्स्ट आ जाता है प्लीडिंग टू बी साइंड. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि प्लीडिंग जो होती है वो साइंड होनी चाहिए, वो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लीडिंग को कौन कौन साइन करेगा. तो एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी. फर्स्ट कौन करेगा उसको? पार्टी. सेकेंड एंड हिज प्लीडर इफ एनी, ओके. तो प्लीडिंग को दो जने साइन करेंगे, पार्टी एंड हिज प्लीडर. यहां से क्वेश्चन आपके पास आता है कि प्लीडिंग को कौन कौन साइन करेगा. तो पहला तो हो गया पार्टी एंड दूसरा उसका प्लीडर. अब कौन सी पार्टी करेगी? क्या प्लेंट को? अब वहां पे आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि प्लीडिंग को कौन साइन करेगा. दूसरा आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेंट को कौन साइन करेगा. ओके, हु विल साइन द प्लेंट? तो पार्टीज ऑफ द सूट या फिर पार्टी प्रेजेंटिंग प्लेंट एंड हिज प्लीडर, या फिर बोथ, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी आ सकता है. तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टी प्लीडिंग कर रही है सिर्फ वही साइन करेगी उसको. ओके, ऐसा नहीं कि प्लेंट आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो आपको प्लीडिंग प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट दोनों के सिग्नेचर नहीं चाहिए. प्लेंट पे सिर्फ प्लेंटिफ साइन करेगा प्लस उसका प्लीडर, और रिटन स्टेटमेंट पे सिर्फ डिफेंडेंट साइन करेगा एज वेल एज प्लीडर. तो ये ध्यान रखना है कि साइन कौन करेगा प्लीडिंग को? पार्टी
एंड हिज प्लीडर। नेक्स्ट आ जाता है वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फॉर अदर गुड कॉज unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। तो ये क्या कहता है कि जब भी पार्टी है वो एब्सेंट है, ओके, जो पार्टी है वो प्लीडिंग दे रही है, जो पार्टी इंस्टीट्यूट कर रही है अपनी साइड ऑफ प्लीडिंग, और वो किसी एब्सेंस के कारण या फिर किसी दूसरे रीजन के कारण अनेबल है टू साइन द प्लीडिंग, वो अपनी प्लीडिंग साइन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम टू साइन द सेम और टू स्यू और टू डिफेंड ऑन हिज बिहाफ, वो भी उसको साइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन केस द पार्टी इज एब्सेंट, ओके, जो प्लीडिंग जो पार्टी साइन कर रही है वो एब्सेंट है या फिर किसी रीजन की वजह से वो साइन नहीं कर पा रही, तो उस केस में उसको कौन साइन करेगा? तो पहला तो आ जाता है प्लीडर, ओके। दूसरा कौन आता है? दूसरा एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू साइन ऑन हिज बिहाफ, या फिर जो उसके बिहाफ पे सू या डिफेंड कर रहा है वो भी उसको साइन कर सकते हैं। तो यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 14A। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ये कहता है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। जब भी कोई पार्टी अपनी प्लीडिंग कोर्ट में दे रही है तो वो उसके अंदर अपना एक एड्रेस मेंशन करेगी, ओके। वो अपनी प्लीडिंग में क्या मेंशन करेगी? एड्रेस। किसका एड्रेस? पार्टी का। अब वो एड्रेस क्यों मेंशन करेगी? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एड्रेस? तो वो एड्रेस यूज आएगा for the purpose of service of all process in suit or appeal from any decree or order and shall, ओके, यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं कि वो एड्रेस क्यों लिखेंगे। वो एड्रेस इसलिए होगा कि जितने भी सर्विसेज होंगे, एनी प्रोसेस, नोटिस, जो भी सूट में, अपील में या फिर किसी डिक्री और ऑर्डर की, तो वो सारा उस ऑर्डर पे सर्विस होगी उसकी, ओके। आपको पार्टी को मान लीजिए कहीं पे नोटिस भेजना है, ड्यूरिंग सूट किसी भी पार्टी को अगर नोटिस देना है तो वो आप कैसे देंगे? उसके लिए एड्रेस भी तो होना चाहिए ना। तो दिस इज द एड्रेस, जो पार्टी अपनी प्लीडिंग में एड्रेस डालेगी उसी एड्रेस पे फर्दर जितने भी नोटिसेस होंगे या फिर जो भी प्रोसेस होंगे वो सारे वहीं पे सर्व किए जाएंगे, बी इट सूट, और अगर वो मैटर अपील में भी जाता है तो भी वहीं पे नोटिस वगैरह सर्व किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो एड्रेस होगा ये कैसा एड्रेस होगा? तो इस एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस बोला जाएगा, ओके, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट क्या आता है कि ये एड्रेस कितने टाइम के लिए रहेगा? तो शैल होल्ड गुड सब्जेक्ट एज अफोरसेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज और मैटर। जब कॉज वो फाइनल डिटरमाइन हो जाएगा, जब वो सूट फाइनली डिटरमाइन हो जाएगा, उसके 2 साल तक यही एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा पार्टी का, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज और मैटर। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये कितने टाइम के लिए रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा? तो पहला तो ये रहेगा फॉर 2 years। अब वो 2 years कब से, ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वो 2 years कब से काउंट होंगे? क्या वो 2 years जिस दिन इंस्टीट्यूट हुई है प्लीडिंग, या जिस दिन प्लीडिंग उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट की तब से काउंट होंगे, या कुछ फर्दर डेट से? तो वो 2 years काउंट होंगे आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज और मैटर। जब भी वो कॉज और मैटर फाइनली डिटरमाइन हो जाएगा, उसकी डिक्री या ऑर्डर पास हो जाएगा, उसके बाद वो आपका 2 years का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो उस पार्टी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोई भी पार्टी पे अगर आपको कोई प्रोसेस सर्व करना है तो वो कहाँ पे होगा? तो वो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, सच एड्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज्ड, ओके। वो जो एड्रेस है वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है ना कि पार्टी 2 साल तक वहीं पे रहे, ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पार्टी 2 साल तक अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही रहे, वो अपने एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। तो इन केस पार्टी कहीं और शिफ्ट हो जाती है या उनका रेजिडेंट कहीं और हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वो लॉन्च करेंगे कोर्ट में, be changed by launching in the court a form duly filled up and stating the new address of the party and accompanied by a verified
पिटिशन, तो वो पार्टी जो होगी वो एक फॉर्म कोर्ट में सबमिट करेगी जिसमें वो अपना नया एड्रेस स्टेट कर देगी, ओके, एज वेल एज उसको वेरीफाई कर देगी बाय अ पिटिशन। नेक्स्ट आ जाता है वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ अ पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये जो सब रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी कोर्ट को पता चलता है डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट दैट द एड्रेस इज इनकम्प्लीट, ओके, द एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या फिर फिक्टिशियस है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में द कोर्ट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन या तो सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या फिर जो ऑपोजिट पार्टी है या फिर एनी पार्टी, वो पार्टी खुद भी, ओके, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड ऑर्डर एड्रेस है वो प्लेंटिफ ने फर्निश किया है तो कोर्ट सूट पे स्टे लगा देगा, ओके, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर वो जो फॉल्स, ओके, फॉल्स या इनकम्प्लीट एड्रेस है वो कौन फर्निश करता है, वो प्लेंटिफ करता है, तो उस केस में हो जाएगा स्टे ऑफ द सूट, कोर्ट सूट पे स्टे लगा देगा। और इन केस द एड्रेस इज फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट, अगर वो एड्रेस डिफेंडेंट फर्निश करता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसका जो डिफेंस है उसे स्ट्रक आउट कर देगा, ओके, और ये माना जाएगा कि उसने अभी तक अपना कुछ भी डिफेंस नहीं दिया है, नॉट पुट अप एनी डिफेंस, और ये मान लिया जाएगा कि उसने अभी तक कोई भी डिफेंस नहीं दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब रूल है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब रूल 6 पे, ये बात करता है कि वेयर अ सूट इज स्टेड और अ डिफेंस इज स्ट्रक आउट अंडर सब रूल 5, ओके, तो ये क्या कहता है, अगर सब रूल 5 में कोई सूट पे स्टे लग गया है या फिर कोई डिफेंस है जो कोर्ट ने स्ट्रक आउट कर दिया है ड्यू टू इनकम्प्लीट एड्रेस, तो उस केस में पार्टी जो है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है बाद में अपना जो ट्रू एड्रेस है वो फर्निश करने का, ओके, एंड अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देता है तो उस केस में वो उसका नेक्स्ट ट्रू एड्रेस बन जाएगा एज अ रजिस्टर्ड एड्रेस, ओके, लेकिन कोर्ट कब अलाउ करेगा, कोर्ट तब उसे अलाउ करेगा जब कोर्ट को लगता है दैट पार्टी वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द ट्रू एड्रेस, अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि जो पार्टी है वो किसी रीजन से प्रिवेंट हो गई थी अपना ट्रू एड्रेस फाइल करने से, तो उस केस में कोर्ट जो अपना ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, जो स्टे किया था वो वाला ऑर्डर, प्लेंटिफ का सूट एज वेल एज डिफेंडेंट का जो डिफेंस स्ट्राइक आउट किया था वो ऑर्डर, उसको कोर्ट वापस से सेट असाइड कर सकती है, पार्टी को अलाउ कर सकती है अपना ट्रू एड्रेस रजिस्टर करने से। नेक्स्ट क्या बोलता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग द सर्विस ऑफ प्रोसेस एट एनी अदर एड्रेस। नाउ इस रूल में कोई भी लिखी हुई बात जो है वो कोर्ट को प्रिवेंट नहीं करेगी कि किसी दूसरे एड्रेस पे कोर्ट अपना नोटिस जो है उसको सर्व करे, ओके, कोर्ट अगर चाहे तो रजिस्टर्ड एड्रेस के अलावा भी किसी दूसरे एड्रेस पे उसको कोई भी सर्विस कर सकती है, बी इट ऑफ नोटिस और एनी प्रोसेस, तो वो रजिस्टर्ड एड्रेस के अलावा भी किसी दूसरे एड्रेस पे कोर्ट उसकी सर्विस करवा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूल 15 पे, तो रूल 15 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बात करता है कि जब भी आप अपनी प्लीडिंग कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट पेज होगा, ओके, लास्ट पेज मीन्स एट द फुट, see here it is written that every pleading shall be verified at the foot by the party। now प्लीडिंग का जो लास्ट पेज होगा उस पे आप वेरिफिकेशन करके एक कॉलम बनाएंगे एंड वेरिफिकेशन में ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ प्लीडिंग को आपको वेरीफाई करना होगा, ओके, ईच एंड एवरी पैराग्राफ में आपको लिखना होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये ट्रू टू माय नॉलेज है। अब वो वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो वेरिफिकेशन 2 जने कर सकते हैं, या तो पार्टी, ओके, या तो पार्टी कर सकती है या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको कोर्ट समझता है कि वो फैक्ट के साथ एक्वेंटेड है, हु नोज द एक्चुअल फैक्ट, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो दूसरा पर्सन भी उसको वेरीफाई कर सकता है। नाउ इफ मोर देन 1 पार्टी इज देयर, अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज है तो उस केस में क्या सबको वेरिफिकेशन देना होगा इंडिविजुअली, तो नो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज, अगर 2 से ज्यादा पार्टीज है, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनमें से कोई भी एक भी आके उस प्लीडिंग को वेरीफाई कर सकता है, ओके, तो 3 जने प्लीडिंग को जनरली वेरीफाई करते हैं, सबसे पहला है पार्टी, अगर मोर देन 2 है तो कोई भी एक पार्टी आके कर सकती है, थर्ड अगर दोनों नहीं है तो फिर कोई दूसरा पर्सन जिसको कोर्ट समझता है कि ही इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट, तो वो भी इस प्लीडिंग को वेरीफाई कर सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है कि हर प्लीडिंग को जब वो पर्सन वेरीफाई कर रहा है तो वो एवरी पैराग्राफ के नीचे लिखेगा कि कौन सा उसकी नॉलेज से ट्रू है, ओके, कौन सा पैराग्राफ वो अपनी नॉलेज से वेरीफाई कर रहा है एंड कौन सा पैराग्राफ वो कहीं से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वेरीफाई कर रहा है, ओके, कौन सा पैराग्राफ जो है वो उसकी नॉलेज से ट्रू है एंड कौन सा पैराग्राफ किसी और से उसने इंफॉर्मेशन लिख के उसमें प्लीडिंग में ऐड किया है। नेक्स्ट आता है द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। जो भी पर्सन वेरिफिकेशन कर रहा है वो उसके एंड में अपना सिग्नेचर करेगा, ही शैल साइन द वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है साइन करने के बाद वो डेट एज वेल एज प्लेस मेंशन करेगा जहां पे उसने वेरीफाई किया है, जिस दिन उसने वेरीफाई किया है उस दिन की डेट और जिस जगह पे उसने वेरिफिकेशन किया है वहां की प्लेस मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। तो जो भी पर्सन उस प्लीडिंग को वेरीफाई कर रहा है वो एक एफिडेविट भी फर्निश करेगा कि मैं ये ट्रू टू माई नॉलेज इसको वेरीफाई करता हूं। तो दैट इज ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 16 की, ओके। सो रूल 16, 17 एंड 18 ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, फिर चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, ओके। 16, 17 एंड 18 ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 16 की। रूल 16 बात करता है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग। नाउ सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्राइकिंग एंड अमेंडमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। तो स्ट्राइक आउट का मतलब है आप उसको पूरा कैंसिल कर रहे हो, ओके, यू आर एंडिंग द प्लीडिंग, आप उस प्लीडिंग को डिसमिस कर रहे हैं कि आई एम नॉट अलाउंग द प्लीडिंग। तो कोर्ट ये स्ट्राइकिंग आउट कौन करता है, तो पार्टी तो करने से रही, तो कोर्ट काम होता है स्ट्राइक आउट करने का, ओके। तो प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करने का काम किसका है, कोर्ट का, और अमेंडमेंट का काम किसका है, पार्टीज का। हमने रूल 7 में देखा था अबाउट डिपार्चर, उसमें क्या लिखा था कि कोई भी ऐसी बात जो कि आपके प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट है, ऐसा कोई भी फैक्ट अगर आप अपनी प्लीडिंग में ऐड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट होगा, उसके अलावा वो नहीं होगा। तो वो जो अमेंडमेंट है वो दिया गया है रूल 17 के अंदर, ओके। जो 7 का है रेमेडी ऑफ रूल 7 वो दी गई है रूल 17 में, तो उससे आपको ध्यान रहेगा डिपार्चर है 7 में, अमेंडमेंट है 17 में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पहले स्ट्राइकिंग आउट की बात करते हैं। तो जो कोर्ट होता है उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं अंडर रूल 16। दूसरा कौन सा है, पहला तो है स्ट्राइक आउट एंड दूसरा है अमेंडमेंट, ओके। तो पार्टी की जो अमेंडमेंट की पावर है वो दे रखी है 17 में और कोर्ट की अमेंडमेंट की पावर है वो दे रखी है 16 में। इस डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमेंडमेंट इन प्लीडिंग है वो कोर्ट कौन से रूल में करेगा, ओके। कोर्ट कौन से रूल में अमेंडमेंट करेगा, तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक आउट करेगा कि अमेंडमेंट जो है वो रूल 17 में है तो कोर्ट भी इसी में कर रहा है, बट नो, कोर्ट इज अमेंडिंग इन रूल 16 एंड पार्टी इज अमेंडिंग इन रूल 17। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। नाउ कोर्ट किस स्टेज पे अमेंड करेगा, तो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे कोर्ट अमेंड कर सकता है। नाउ क्या रीजंस होंगे उसके, तो स्ट्रक आउट या अमेंड करने के रीजंस क्या होंगे, तो वो होंगे सबसे पहले अननेसेसरी, स्कैंडलस और फ्रिवोलस और वेक्शियस होगा। अगर वो कोर्ट को लगता है कि ये सारे ग्राउंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो प्रिजुडिस हो रहा है, एम्बेरस कर रहा है, डिले कर रहा है ट्रायल को, या फिर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट या फिर अमेंड कर सकती है। नाउ पार्टीज कब अमेंड करेगी, तो पार्टीज भी एज कोर्ट के जैसे ही एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग उसको अमेंड कर सकती है। अब क्या पार्टी डायरेक्टली अमेंड कर सकती है, क्या पार्टी खुद जाके उसको अमेंड कर सकती है, तो नो, पार्टी को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी टू अमेंड द प्लीडिंग, ओके। पार्टी को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी टू अमेंड द प्लीडिंग। नाउ कोर्ट उसको कौन से स्टेज पे परमिशन देगा, तो एट एनी स्टेज वो उसको अलाउ कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड क्या कहता है कि वंस द ट्रायल हैज बीन कमेंस्ड, तो वो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगी अगर एक बार ट्रायल कमेंस हो गई है। तो पार्टी कब तक अमेंड कर सकती है, ट्रायल कमेंस होने से पहले तक, ओके। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी ने पूरी ड्यू डिलिजेंस रखी थी फिर भी वो अपना जो अमेंडमेंट का ग्राउंड है वो रेज नहीं कर पाई बिफोर कमेंसमेंट, तो उस केस में कोर्ट उसको बाद में भी अलाउ कर देगा, ओके। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट।
तो उसका आंसर है कि अमेंडमेंट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में पूछा जाएगा कि अमेंडमेंट का मेन पर्पस क्या है, कोर्ट किस पर्पस में अमेंडमेंट अलाउ करेगी। तो कोर्ट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ये हो गए हमारे 16 एंड 17 के बेसिक क्वेश्चंस। नाउ आ जाते हैं हम रूल 18 पे। तो रूल 18 किसकी बात करता है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। ओके, कोर्ट ने आपका अमेंडमेंट का एप्लीकेशन अलाउ कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आप अमेंडमेंट कर दीजिए। अब कितने टाइम में करना है, तो या तो कोर्ट आपको टाइम स्पेसिफिकली बता देगा। ओके, आपके पास ऑर्डर के बाद दो चीजें आती है, या तो कोर्ट आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि आप 10 दिन, 15 दिन, 13 दिन, 12 दिन, जितने भी दिन है उसमें आप अमेंडमेंट कर दीजिए, या फिर कोर्ट सिर्फ अलाउ करेगा विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। ओके, कोर्ट टाइम स्पेसिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ अलाउ कर देगा। तो उस केस में जहां पे टाइम स्पेसिफाई कर रखा है तो आपको विद इन द पीरियड अलाउड बाय द कोर्ट आपको अमेंड कर देना है। और अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो उस केस में 14 डेज में आपको अमेंडमेंट करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि कितने टाइम में आपको अमेंडमेंट करना है। तो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर दे देता है तो अगर वो टाइम स्पेसिफाई करता है तो उस टाइम में, और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन 14 डेज आपको अमेंडमेंट करना है अपनी प्लीडिंग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि अगर आप उतने टाइम में नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में फिर आप फर्दर अलाउ नहीं होगे अमेंड करने से। आपको एक बार जो टाइम दे रखा है आपको उसी में अमेंडमेंट करना है। अगर आप नहीं करते तो फिर आप फर्दर परमिट नहीं होंगे अमेंड करने के लिए। लेकिन अगेन आपके पास एक रेमेडी है कि अनलेस कोर्ट उसको टाइम को एक्सटेंड कर देता है। ओके, अनलेस कोर्ट फर्दर टाइम एक्सटेंड कर देता है तो उस केस में आप बाद में भी उसको अमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज या तो जो टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट है उसमें अमेंडमेंट करना है, या फिर विद इन 14 डेज इफ नो टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। तो ये हो जाती है हमारे जनरल रूल्स। अब एक बार ही हम क्विक रिवीजन कर देते हैं जो जो रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डर 6। ओके, प्लीडिंग्स कौन से ऑर्डर में है, तो पहला क्वेश्चन बनता है प्लीडिंग ऑर्डर 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्लीडिंग क्या होता है, तो प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। आप प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट मत कर देना, सीधा एक नंबर कट जाएगा, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्लीडिंग में क्या आप स्टेट करेंगे, तो प्लीडिंग में आप सिर्फ मटेरियल फैक्ट स्टेट करेंगे। नाउ अगर आपके पास ऑप्शन आता है फैक्ट, एविडेंस और बोथ, या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव, तो उस केस में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, उस केस में आपको फैक्ट सेलेक्ट करना है। लेकिन अगेन अगर आपके पास ऑप्शन आता है फैक्ट, एविडेंस, बोथ या फिर मटेरियल फैक्ट, ओके, अगर ये चार ऑप्शंस आते हैं तो इसमें आपको फैक्ट चूज ना करके मटेरियल फैक्ट चूज करना है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग से, कि प्लीडिंग किस फॉर्म में होगी, तो प्लीडिंग जो होगी वो अपेंडिक्स ए के फॉर्म में होगी। और अगर जहां पे अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल है, और अगर अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में सेम नेचर का या लाइक कैरेक्टर का कोई भी दूसरा फॉर्म है तो उसमें प्लीडिंग आपका एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट है डिपार्चर। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या एक बार आपने प्लीडिंग दे दी है कोर्ट में तो आप उसके बाद कोई ग्राउंड नया रेज कर सकते हैं जो आपकी प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट है, तो नो, यू कैन नॉट रेज एनी न्यू ग्राउंड जो कि आपकी प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट है। तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको 17 के अंदर ऑर्डर 6 के रूल 17 के अंदर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिनाई करता है, ओके, अगर अपोजिट पार्टी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर रही है तो उसको आप सिर्फ डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे, ना कि डिनाइल ऑफ लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से, कि कोई भी पार्टी है वो अपनी प्लीडिंग में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं स्टेट करेगी, वो कोर्ट का काम है लॉ को प्रिज्यूम करना, ना कि पार्टी का। नेक्स्ट बनता है रूल 14 से कि प्लीडिंग को कौन साइन करेगा, तो प्लीडिंग को पार्टी या फिर उसका प्लीडर साइन करेगा। और अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं है, पार्टी एब्सेंट है या किसी दूसरे गुड कॉज से वो प्लीडिंग साइन नहीं कर पा रही है
तो उस केस में जो पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय द पार्टी है या फिर जो स्यू या डिफेंड कर सकता है पार्टी के बिहाफ पे, वो भी उस प्लीडिंग को साइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रजिस्टर्ड एड्रेस से, जो कि मेंशन है अंडर रूल 14A। नाउ वो कितने टाइम के लिए रहेगा, तो वो 2 साल के लिए रहेगा। ओके, नाउ कितने टाइम से 2 साल, तो जिस दिन फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द केस होता है उस दिन से वो 2 साल के लिए आपका रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा। नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस रजिस्टर्ड एड्रेस, तो दिस रजिस्टर्ड एड्रेस इज फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस ऑफ ऑल प्रोसेस इन एनी सूट और अपील और डिक्री और ऑर्डर। नेक्स्ट आता है कि अगर वो रजिस्टर्ड एड्रेस फॉल्स होता है तो उस केस में क्या होगा, तो इन केस वो फॉल्स एड्रेस प्लेंटिफ फर्निश करे तो उसका सूट स्टे हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स एड्रेस डिफेंडेंट फर्निश करे तो उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा। अब इनके पास क्या रेमेडी रहेगी, तो उनके पास फिर रेमेडी रहेगी वो उसको स्टे को या फिर स्ट्राइकिंग आउट को सेट असाइड करवा सकते हैं बाय फर्निशिंग ट्रू एड्रेस। ओके, नेक्स्ट वेरिफिकेशन कौन करेगा प्लीडिंग का, तो वेरिफिकेशन या तो पार्टी करेगी, अगर मोर देन 1 पार्टी है तो कोई भी एक पार्टी आके कर सकती है, या फिर कोर्ट को जो लगता है जो फैक्ट से एक्विंटेड है वो भी उसको वेरीफाई कर सकता है। अब वेरिफिकेशन कहाँ होगी, तो वो एट द फुट ऑफ द प्लीडिंग। ओके, एट द फुट ऑफ द प्लीडिंग वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है वो उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि कौन सा वो अपनी नॉलेज से और कौन सा वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसको वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन को सपोर्ट किससे होगा, तो वेरिफिकेशन विल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट फर्निश्ड बाय द पर्सन साइनिंग द वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है स्ट्राइकिंग आउट कौन करेगा, तो स्ट्राइकिंग आउट करेगी कोर्ट। कौन से स्टेज पे, तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अब आपके पास ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं कि किन किन ग्राउंड पे प्लीडिंग स्ट्राइक आउट या अमेंड हो सकती है बाय द कोर्ट। तो कोर्ट की अमेंडमेंट की पावर भी 16 में है, स्ट्राइकिंग आउट की पावर भी 16 में है। नेक्स्ट आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। तो ये पावर होती है पार्टी की कौन से स्टेज पे, तो एट एनी स्टेज। नेक्स्ट, पर्पस क्या है इसका, तो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, एंड देन जो भी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट है वो एक बार ट्रायल कमेंस हो जाए उसके बाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि आफ्टर ड्यू डिलिजेंस भी पार्टी नहीं ला पाई तो उस केस में कोर्ट उसको लेटर स्टेज पे भी अलाउ कर देगा। नेक्स्ट, लास्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि अगर स्पेसिफाइड टाइम में पार्टी फेल कर जाती है अमेंड करने से तो उसके पास क्या रेमेडी रहेगी। तो सबसे पहला बात तो स्पेसिफाइड टाइम क्या है। ओके, अमेंडमेंट का टाइम कितना है, कितने टाइम में आपको अमेंड करना है। तो अगर कोर्ट ने बता रखा है तो उस टाइम में, एंड अगर नहीं बता रखा है तो विद इन 14 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। अब पार्टी नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, उसको फर्दर अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड कर दे तो उसको फर्दर भी अलाउ कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।